हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट की। और आज के टॉपिक का नाम है विद्युत, डेट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और इस चैप्टर में जो है हम शॉर्ट में थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और थोड़ा जो है उसका न्यूमेरिकल पार्ट भी देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट स्लाइड, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मात्रक क्या है? एम्पियर है। ठीक। विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को आवेश क्यों आवेशों के प्रवाह की दर क्यों। और जो प्रवाह हो रहा है, आवेश जो प्रवाह हो रहे हैं, कुछ तो टाइम लेंगे तो टी समय में इसका जो अनुपात है, यही यही हमारा क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है। जैसे आवेश, आवेश क्या है? आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है आवेश। ठीक है। आवेश पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव प्लस यानी कि, और ऋणात्मक यानी कि निगेटिव माइनस में। ठीक है। आवेश का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। कूलाम। और प्रदर्शित कैसे करेंगे? कैसे शो करेंगे इसको? सी से, कूलाम को। ठीक है। और आवेश को क्यू से। इसमें तो क्यू दिखा रखा, कैपिटल क्यू। हम छोटे से भी प्रदर्शित करेंगे इसे स्मॉल क्यू से। ध्यान रखना है आवेश को। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि ऋणात्मक है, यानी कि निगेटिव में। कितना होता है आवेश पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश? माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है। ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है? क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई। स्मॉल में भी लिख सकते हैं क्यू को, क्यू बराबर एन ई। अब यहाँ से हमें ये देख लेना है कि क्यू क्या है इसमें। क्यू तो है कुल आवेश। ठीक। एन क्या है? एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है। इसे बाद में करेंगे, उससे पहले जो है अच्छा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। अभी जो सीखा है उसके बारे में एक न्यूमेरिकल कह रहा है। किसी चालक का कुल आवेश 8 × 10⁻⁻19 कूलाम है। आवेश। और आवेश अभी पीछे देखा था हमने, क्या था ये? कि या तो कैपिटल लिख लो बड़ा, या छोटा लिख लो। ठीक। मुझे आदत छोटे की है तो मैं छोटा ही लिखूंगा। तो क्यू की वैल्यू हो गई है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, छोटा कर लेते हैं उसका सही से। क्यू की वैल्यू 8 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि ऋणात्मक है। उसे रहने दो, क्योंकि हमें इसकी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी वही निकाल रही है। बस वो कह रहा है कि अधिकता है तो जाहिर सी बात है, फिर निगेटिव का मतलब ही नहीं बनता। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? इलेक्ट्रॉन किससे शो करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एन से। अभी पीछे बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन। एन हमको निकालनी है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? अभी पीछे बताया था। ई की वैल्यू देखो, होता तो ये है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक। लेकिन हम यहाँ पे अधिकता निकाल रहे हैं, तो इसका मोड भी ले सकते हैं हम यहाँ से, मोड। और जब मोड लेंगे तो ये ऑटोमेटिक किस में हो जाएगा? फिर प्लस में हो जाएगा। माइनस वाली वैल्यू हट जाती है मोड में, तो फिर इसका मोड हो जाएगा ये। ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक।
और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q बराबर एन ई। अब मुझे एन निकालना है, तो एन यहीं पर रखेंगे और ई जो है ये ई क्यू के बटे में चला जाएगा इसके, तो हो जाएगा एन बराबर क्यू अपॉन ई। एन बराबर क्यू की वैल्यू रखो 8 इंटू 10⁻⁻19। 8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन ई की वैल्यू रखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। और देखो ये जो 10⁻⁻19, पता नहीं दिख रहा नहीं, 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 ये तो ऑटोमेटिक कट ही जाएगा। ठीक है, हट जाएंगी ये वैल्यू यहाँ से। फिर कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1.6। 8 को कितनी बार काट देगा, 16 पंजे 80, लगभग 5 बार, लगभग नहीं पूरा 5 काटेगा। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, तो कह रहा कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, हम कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी पीछे हमने विद्युत धारा सीखा ही था। क्या है विद्युत धारा, तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, आवेश के प्रवाहित होने की दर को, तो आवेश जो प्रवाहित हो रहा है कुछ तो समय लेगा प्रवाहित होने में, जितना भी समय लेगा, तो आवेश जो प्रवाहित हो रहा है और जितने समय में हो रहा है, यही जो अनुपात है उसे ही हम विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, विद्युत धारा इसमें तो कैपिटल है, मैं तो स्मॉल में लिखता हूँ, आई बराबर क्यू, कैपिटल मैं छोटे में लिखता हूँ क्यू, और टी तो रहता ही छोटे में, इसकी तो कुछ कहना ही नहीं। ठीक, तो क्यू बराबर नहीं, आई, आई बराबर क्यू अपॉन टी। सॉरी मैंने पीछे शायद ये पता नहीं क्या क्या बोल दिया होगा। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये फार्मूला हुआ विद्युत धारा के लिए। और धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक एम्पियर, ध्यान रखना इस चीज को। और एक खास चीज, हालांकि यूज तो नहीं होगी इसमें, लेकिन कहीं जरूरत पड़ जाती तो ध्यान रखना है, यह है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर, मिली में होते हैं 10⁻⁻³ एम्पियर। ठीक है, 10⁻⁻³ एम्पियर। और माइक्रो में होते हैं 10⁻⁻6। ये माइक्रो का चिन्ह है, ये वाला, ये जो बन रहा है डेंडेरो मेंडेरो। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। कहीं वैल्यू यूज होती तो कर लेंगे, नहीं होती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान में रखना हम इसको। ठीक है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल होगा शायद, है। किसी विद्युत बल्ब से तंतु से, विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। माइनस का तो मतलब ही नहीं बनता जब परिणाम ज्ञात करवा रहा हूं, ओनली परिणाम बस। ठीक है, तो धारा कितनी आई, आई बराबर है 0.5 एम्पियर। ठीक है, 10 मिनट तक, तो टी की वैल्यू 10 मिनट, 10 मिनट। इसको हमें चेंज करके लिख लेना है। हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, 10 इंटू, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो ये जगह 10, यानी कि 10 इंटू 60 सेकेंड, जितना भी होगा वो ठीक है, देख लेंगे। फिर उसके बाद विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेशों, आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी कि क्यू हमसे ज्ञात करवा दिया है। और हमारे पास क्या फार्मूला होता है, क्यू बराबर आई टी।
पता है नहीं पता है ये? अभी तो पीछे हमने पढ़ाई था, ये देखो यहाँ से, ये जो है, ये आई, ये टी जो है, टी आई से गुणा कर लेगा जाके, टी हो जाएगा आई टी बराबर क्यू। हो गया ना, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, बस यही फार्मूला है, क्यू बराबर आई टी। तो आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 0.5, 0.5, और टी की वैल्यू, नहीं, ये 10 × 60 यानी कि 10 × 60। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से इस वाले पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, और फिर 60 की 5 से गुणा करेंगे, 60×5 = 300, क्यू बराबर 300 गुलाम। ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक न्यूमेरिकल हो रही है, किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा, किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्पन्न ऊष्मा। ये चीजें भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वैल्यू रखो पहले। तो आई यानी कि धारा कितनी है, 10 एम्पियर। फिर उसके बाद 4 सेकंड टाइम दिया हुआ है, 4 सेकंड का। परिपथ का प्रतिरोध है 10 ओम, प्रतिरोध यानी कि आर। प्रतिरोध को जो है 8 से प्रदर्शित करते हैं, तुम्हें इतना ध्यान रखना है। अभी थोड़ा सा आगे आएगा ये, तो वहां पे देख लेंगे और सही करके थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध जो है उसे 8 से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। 10 ओम, और ये ओम का चिन्ह है, ये जो मैं बना रहा हूँ अब, ये ओम डबल बनिए ना, ओम का चिन्ह, ध्यान रखना ये भी। तो ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि एन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो एन होती है, और उत्पन्न ऊष्मा यानी कि एच, एच ये ज्ञात करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे, क्यू बराबर होता है एन ई, और क्यू बराबर ही होता है आई टी वी, है ना। अब इन दोनों वैल्यू को ले लेंगे हम, इन दोनों वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू से वैल्यू निकाल लेंगे हम एन की। तो फिर क्या होगा, एन बराबर हो जाएगा आई टी अपॉन ई, जो है ये ई वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, ई क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, आई, तो आई की वैल्यू है 10 इंटू टी, टी की वैल्यू है 4 अपॉन ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 ये होता है। तो वैल्यू यहाँ रख दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये हो गया। अब इसे हमें जो है वैल्यूएट कर लेना है। वैल्यूएट कैसे करेंगे, देखो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4×4 = 16, 4 बार कट गया। फिर यहाँ से हमें देखना है ये कि देखो इस 10 की और इस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 100 इंटू 100/4, और ये 10⁻⁻19 जो है ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 10⁻+19, जो कि प्लस का लगाने की जरूरत नहीं है,
ठीक, ऊपर है ये, ऊपर 100 के साथ में। फिर क्या होगा यहाँ से, 100 इसे काट देगा 25 बार, तो n बराबर हो जाएगा 25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर एक वैल्यू और ज्ञात करवा रहा है, ये वाली h वाली, यानी कि उत्पन्न ऊष्मा h बराबर होता क्या है। तो मैं तुम्हें जो है आगे बता देता हूँ। देखो, h को जो है नहीं, h को उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा कह दो, उत्पन्न ऊष्मा h जो है, और h बराबर होता है P गुणा T। अब P क्या है, P है सामर्थ्य यानी कि पावर, शक्ति। ठीक, पावर शक्ति P यानी कि P जो है P है, और T है टाइम। और हमें पता है कि P बराबर होता है, P बराबर होता है BI। तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा VIT। H बराबर VIT हो जाएगा। H बराबर ये हो जाएगा, P बराबर BI, यही होता है ना। और V बराबर क्या होता है, देखो, V अपॉन I बराबर R। तो V बराबर हो जाएगा IR। तो V की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा H बराबर I का स्क्वायर RT। ठीक, इस वैल्यू से, ये क्या है, ये ओम का नियम है, ओम का नियम। ठीक है, ये वाला जो है ये शक्ति, शक्ति का है ये, मतलब विभवांतर इनटू धारा। तो इस फार्मूले से H बराबर I स्क्वायर RT से हम जो है वैल्यू निकाल लेंगे उत्पन्न ऊष्मा की। H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, I की वैल्यू कितनी है वो देख लेना है अब हमें। I की वैल्यू है 10 और T की वैल्यू 4। I की वैल्यू 10 तो हो जाएगा 100, 10 ढाई 100 इंटू R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू भी 10 है, और T की वैल्यू 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4000, 4000 जूल आंसर। ठीक है, देखो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर एकांक आवेश को यानी कि अपोन की बात कर रहा, बटे की को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर। जिसे V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से। ठीक है, यानी कि V बराबर W अपॉन Q। एकांक आवेश, ये है एकांक आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है V। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W से। SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक है वोल्ट। इसे भी V से प्रदर्शित कर देते हैं, वोल्ट को भी। ठीक है, यानी कि V बराबर W अपॉन Q। ध्यान रखना है इसका भी थोड़ा सा। फिर थोड़े से चिन्ह है, इनका भी ध्यान रखना हल्का सा। देखो, पहले नंबर पर विद्युत सेल, ये दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस लगा हुआ, और सिर्फ एक बार ही दिखाई दे रहा है ये बना हुआ। इस पर ऐसा नहीं बहुत सारे बन रहे हैं, जैसे नीचे बन रहे हैं ना, ये जुड़ के फिर यहाँ जुड़ रहे, फिर यहाँ जुड़ रहे हैं, इस तरह से ये ऐसे नहीं जुड़ रहा है, ये एक बार जुड़ रहा है। तो एक बार जुड़ रहा है तो ध्यान रखना ये एक सेल है। ठीक है, और ये हो जाएगा सेलों का संयोजन। अगर ज्यादा जुड़ रहे हैं तो सेलों का संयोजन, मतलब सेल बहुत सारे जुड़ रहे हैं, संयोजन का मतलब जुड़ रहे हैं।
समांतर क्रम एक प्रकार से तो जुड़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, ये खुली प्लग है, खुली प्लग, खुली कुंजी, कुंजी खुली कुंजी है ये, और ये बंद कुंजी, इसके अंदर डॉट सा लगा दिया, बंद कुंजी। तार संधि, तार संधि मतलब जहाँ पे तार जुड़ते हैं जाके, जैसे दो तारों में तीसरा तार जोड़ दिया जाके, या एक ही तार है उसमें कट लगाया गया, दूसरा तार जोड़ दिया आपने, कट लगाया के जोड़ दिया, तो ये तार संधि। संधि का मतलब जुड़ना, मिसल कोट कर ली। बिना संधि के तार क्रॉसिंग, ये रे, मतलब ये पहला तार जा रहा है, दूसरा तार इसके ऊपर से निकल गया इधर को कुल्ली साइड से, या फिर अंदर की तरफ से निकल गया, ठीक, तो तार संधि, ये तार क्रॉसिंग मतलब। 7 नंबर पे विद्युत बल्ब, बल्ब का चिन्ह ऐसा होता है, ध्यान रखना कहीं दिखाई देवे तो ये बल्ब है। प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है। 9 नंबर देख लेना, 10 नंबर देख लेना, मतलब 10 नंबर आपका एमीटर। एमीटर कैसा होगा, उसमें ए बन रहा होगा, एमीटर में ए, तो एमीटर है। और वोल्ट मीटर में रैक आ गया कोई, इसका ध्यान रखना, वोल्ट मीटर में वी बनेगा, ठीक है। इन चीजों को भी ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा काम देंगी। ओम का नियम आ गया जी, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है, किसी विद्युत परिपथ में तार, धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, ध्यान रखना विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा के, यानी कि आई के, ठीक है। परंतु तार का तापमान समान रहता है, इसे छोड़ो, यहाँ देखो तुम, ये समान वो समानुपाती होता है, बस इतना ध्यान देना है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अभी इसे बाद में बताएंगे। इस समानुपाती का चिन्ह पूरा बन नहीं दिया होगा, वी, इसे छोड़ो, खत्म करो इसे, इतना ध्यान दो। वी समानुपाती है धारा के, आई के, ठीक। वी को खोल के लिखेंगे, वी बराबर क्या हो जाएगा, जब इसे खोल के लिखेंगे तो आर आ जाएगा, और आई, आर क्या है, आर क्या है हमारा, आर एक नियतांक है, नियतांक, नियतांक, जिसे हम तार का प्रतिरोध कहते हैं, आर को अभी पीछे बताया था ना, आर तार का प्रतिरोध है, प्रतिरोध यानी कि आर, ये नियतांक है, और इसका नाम क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। ओके जी जनाब, ये भी पल्ले पड़ गया। मैं बताना ये चाह रहा था इस ऊपर वाली फिगर से, कि देखो इसका डायग्राम बना हुआ है, एरिया डायग्राम, तो इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर हल्का सा बढ़ेगा तो धारा भी हल्की सी बढ़ेगी, विभवांतर ज्यादा बढ़ेगा तो धारा भी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। उसका पता कैसे करें, यहाँ से कर लो, देखो ये रास्ता जा रहा है, ये वाला रास्ता, ये यहाँ से देख लेना, हम यहाँ पहुंच गए, तो यहीं से एरो बना दो बस, नीचे को ये ऐसे, और यहाँ को ऐसे, देखो धारा को इतना चले तो विभवांतर भी इतना चले, और आगे चलो, यहाँ पहुंच गए हम यहाँ पे, तो यहाँ से बस एरो बना दो, नीचे को सीधा ये, और यहाँ से इधर को ये, ठीक। धारा इतनी चली तो विभवांतर भी हम इतना चले, यानी कि धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा, ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता, ओम, मात्रक होता ओम, प्रदर्शित करते हैं इस तरह से, ऐसा कुछ बना के, ठीक है। अच्छा, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना, जो आर है नहीं, आर, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने तो फिर कैसा होगा, देखते हैं। देखो, एक प्रतिरोध एरिया R1, R2, R3, 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जोड़ने, यहाँ से धारा गई, और धारा सेम है, यहाँ आई है धारा, तो यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, धारा बिल्कुल सेम है, सेम धारा बह रही है, ठीक है। ओके, अब तुम्हें मैं इसमें बताता हूँ, देखो क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो जब भी 2 या 3 प्रतिरोधों को, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब एक सिरे से दूसरा सिरा जो है मिलाकर जोड़ा जाता है, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध हो, कितने भी हो, जैसे भी हो, एक सिरे से, और जो दूसरा सिरा है उन्हें मिलाकर जब जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब उस संयोजन को श्रेणी क्रम कहेंगे हम, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया उस संयोजन को,
ठीक है, परिभाषा लिख लेना देख के इसे बार बार। अच्छा, एक चीज और है इसमें, मैं थोड़ा सा इसे जरा हल्का सा रफ कर दूं, ज्यादा गड़बड़ हो गया ये। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रतिरोध है, पहला वाला, दूसरा वाला प्रतिरोध, तीसरा वाला प्रतिरोध, इनमें खास बात है क्या कि ये जो सेल है, बैटरी है, बैटरा है, कुछ भी है ये, इसमें विभवांतर तो है। ये रहा विभवांतर, दिखाई दे रही है। जो ये विभवांतर है ना, तो इस प्रतिरोध के साथ का जो विभवांतर है, और इस प्रतिरोध का जो विभवांतर है, इस प्रतिरोध का जो विभवांतर है, इन तीनों का विभवांतर का योग अकेले इस विभवांतर के योग, मतलब इस विभवांतर के बराबर है। तीनों प्रतिरोधों के अंदर जो विभवांतर है, उनका योग इस विभवांतर के बराबर है अकेले के। यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे पहले प्रतिरोध का विभवांतर क्या हो जाएगा, धारा तो सेम है, आई तो सेम है, बराबर है, आई तो, धारा तो बराबर है। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, अभी हमने बताया था V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर, भाई बी अपॉन आर, बी बराबर आई आर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकालूं तो V1 आएगा, हमने नाम ले दिया V1 बराबर, धारा तो सेम है, बराबर है, तो ये तो आई रहेगी। प्रतिरोध R1, क्योंकि पहले के लिए निकाल रहा हूं मैं। अच्छा, मैं दूसरे के लिए निकालूं तो धारा तो सेम है, तो प्रतिरोध R2, क्योंकि दूसरे प्रतिरोध के लिए निकालना है विभवांतर, तो V2 कर लिया। तीसरे प्रतिरोध के लिए निकालूंगा विभवांतर, तो V3 नाम दे दिया, धारा सेम है, तो R3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कुल मैंने क्या बताया अभी तुमसे कि ये जो विभवांतर है, ये वाला विभवांतर, इस प्रतिरोध के अंदर पहले वाले के, दूसरे के और तीसरे के, इनके अंदर जो विभवांतर है, उन तीनों का योग, योग का मतलब जोड़, इस केवल अकेले विभवांतर के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं V बराबर होगा V1 प्लस के V2 प्लस के V3, कुल विभवांतर है ये, कुल विभवांतर, कुल विभवांतर। ठीक है, अब यहां से वैल्यू ऐड कर दो, अगले पेज पर कर लेते हैं। था V बराबर V1 प्लस के V2 प्लस के V3, और वैल्यू क्या क्या थी, V की वैल्यू थी IR, V1 की वैल्यू थी IR1 प्लस V2 की वैल्यू थी IR2, V3 की वैल्यू थी IR3। अब क्या होगा, यहाँ से जो है हम देखो, इस सारे में से I कॉमन निकाल लेंगे बाहर को, तो हो जाएगा IR बराबर, I बाहर कॉमन निकाल लिया तो बच जाएगा अंदर ब्रैकेट में R1 प्लस के R2 प्लस के R3, ये बच जाएगा, और I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। ठीक है, याद रखना ये जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ेगा, जोड़ा जाए प्रतिरोधों को, तो ध्यान रखना है कि R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3, यहाँ तीन प्रतिरोधों को जोड़ा तो तीन जोड़ दिए, चार को जोड़ता तो R4 कर लेते, पांच को जोड़ता R5 कर लेते, दो को जोड़ता R1 प्लस के R2 कर लेते। ठीक है, जितने भी जोड़े हो उतने कर लेंगे, लेकिन जोड़ने का तरीका ये रहेगा, यही वाला। ठीक है, फिर पाश्चव क्रम में संयोजित प्रतिरोध, पाश्चव क्रम मतलब समांतर क्रम में, समांतर क्रम बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। समांतर क्रम में, ठीक है, इसमें किस तरह से जोड़ेंगे,
देखो जोड़ेंगे तो, लेकिन उससे पहले ये देख लेना हमें। यहाँ देखो तुम इसमें कि यहाँ से ये धारा जा रही है, जैसे यहाँ से धारा निकली, जा रही है जा रही है जा रही है, यहाँ पर यहाँ तक तो धारा सेम थी अभी, जैसे गई धारा यहाँ तक सेम है। और जैसे ये प्रतिरोध R1 R2, पता नहीं कौन सा R1 है कौन सा R2, कोई सा भी ले लो जो मर्जी करें, एक R3 भी है इसमें, जैसे चलो ऊपर वाला R3 मान लेते हैं हम, R3, ठीक है। तो R1 R2 R3 हो गया। तो जैसे यहाँ तक तो धारा सेम थी, अब प्रतिरोध है 3 R1 R2 R3, तो ये धारा तीनों प्रतिरोधों में बट जाएगी, तीनों में जाएगी फिर तो यहाँ से, जब तीनों में जाएगी तो धारा अलग अलग हो जाएगी। R1 के लिए धारा हो जाएगी I1, R2 के लिए धारा हो जाएगी I2, और R3 के लिए धारा हो जाएगी I3, ठीक है। फिर उसके बाद धारा जाकर ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, एंड में आएगा फिर एक हो जाएगी यहीं पर आके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि धारा केवल जो शुरू वाली स्टार्टिंग मूल धारा थी हमारी, वो इन तीनों धाराओं के योग के बराबर होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, कुल धारा जो है प्रत्येक प्रतिरोध में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है, इसमें कोई नई बात थोड़ा ही है। इसमें विभवांतर सेम रहेगा आपका, विभवांतर V बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहां से देखो जरा, इसमें क्या बताया था मैंने कि कुल धारा जो है, कुल धारा यानी कि I1 प्लस के I2 प्लस के I3 के बराबर होगी, तीनों प्रतिरोध की धारा के बराबर होगी, मूल धारा जो थी। कुल धारा यानी कि तुल्य धारा कहते हैं एक प्रकार से हम, ये तुल्य प्रतिरोध, जैसा फाइनल R निकाल लो तो तुल्य प्रतिरोध कह दो, ऐसे ही एक फाइनल धारा निकल रही है तो तुल्य धारा कह दो। अच्छा फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारे पास ये था कि V अपॉन R बराबर I, इससे निकाल लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे बिटान देता हूँ, अब करते हैं इसको वैल्यू एड। देखो भाई ये क्या हो रहा है, V अपॉन R बराबर I से, तो विभवांतर तो सेम है, विभवांतर सेम है, विभवांतर यानी कि V बराबर है, विभवांतर बराबर है। जब विभवांतर बराबर है तो समय V रहेगा। जैसे पहले प्रतिरोध के लिए निकाल रहे हैं, तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V तो समान है R1 बराबर I1। दूसरे प्रतिरोध के लिए निकालेंगे तो V अपॉन R2, ये R2 कैसा बना है, R2 बराबर, सॉरी क्या बन रहा है ये, I2, दूसरे की धारा ही हो जाएगी। तीसरे की धारा क्या हो जाएगी, V अपॉन R3 बराबर I3, ठीक है। और ये वैल्यू तीनों जो वैल्यू हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें रख दो धाराओं में, यहाँ रखी जाएगी नहीं, रखी जाएगी। तो I की वैल्यू है V अपॉन R, V सॉरी V अपॉन R बराबर कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और आगे कर लेते हैं अगली स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं। V अपॉन R बराबर, V कॉमन निकाल लेंगे, सारे में से कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। काटाफिटी मच जाएगी, यहाँ से V से भी कट जाएगा, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस
1/R3। ये हो जाएगा समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जुड़ना। ठीक है, एक चीज मैं दोनों से तुम्हें ये चीज बता देना चाह रहा हूँ, मैं समांतर क्रम में भी जोड़ा, श्रेणी क्रम में भी जोड़ा। खास बात दोनों में क्या थी, कोई तुम छोटे छोटे एग्जाम्पल से देख लेना, खुद ही कर लेना इस चीज को। तो जैसे ये था, ये वाला मैं दो ही प्रतिरोध ले लेता हूँ। जैसे एक प्रतिरोध है मेरे पास 2 और एक प्रतिरोध है 4, दो प्रतिरोध हैं। अगर मैं इनमें जोड़ कर रखता हूँ इन्हें दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, तो जुड़ने के बाद आएगा, जैसे दो प्रतिरोध लिए मैंने, ये 2 और 4, 2 और 4, दो प्रतिरोध ले लिए, तो यहाँ 2 रखा, यहाँ 4 रखा, जुड़ के आया टोटल कितना, 6। ठीक है, और इन दोनों प्रतिरोधों को मैं समांतर क्रम में रखूं यहाँ पे, तो 1/2 और 1/4, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 + 1 यानी कि 3/4। ये हो जाएगा, फाइनल निकाल लूंगा तो आर बराबर हो जाएगा 4/3, जो कि आएगा 1.33 के आसपास लगभग। ये आएगा आर की वैल्यू। और वहां कितनी आ रही थी आर की वैल्यू, वहां पर आ रही थी 6। तो ध्यान रखना तुम्हें इस चीज का, कि अगर मैक्सिमम वैल्यू निकलवा रहा है, अगर वो प्रतिरोध दे दें आपको 2, 4, 10, 12, 20 हजार जितने भी देवे, और वो कह रहा है कि किस क्रम में रखने पर ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देंगे, ज्यादा से ज्यादा मान देंगे, प्रतिरोधों को किस क्रम में रखना चाहिए, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। तो ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में मैक्सिमम वैल्यू देंगे वो आपको, और जो आपका समांतर क्रम है इसमें वो मिनिमम वैल्यू देंगे, कम से कम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अपोन में रखी जा रही है ना वैल्यू, वो बटा लग जाएगा, भाग लग जाएगी, तो छोटी से छोटी वैल्यू आएगी। तो ध्यान रखना इस चीज का। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर है 4। क्या बोल रहा है ये है कि दो प्रतिरोध हैं 4 ओम 12 ओम के, इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा होगी यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा हो और समांतर क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, एक बार बताओ, दो प्रतिरोध है यानी कि R1 और R2 दे रखे हैं। R1 की वैल्यू 4 ओम, R2 की वैल्यू 12 ओम। ठीक है, 10 वोल्ट के सेल से V की वैल्यू 10 वोल्ट जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा होगी, यानी कि I, यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, निकालते हैं यहां से। देखो, R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, पहला नंबर ले रहे हैं हम, पहला नंबर R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, आगे को। तो यहां से क्या निकाल लेते हैं हम, R डैश। वही, अगर मैं इसमें जैसे श्रेणी क्रम में जोड़ के मैं R निकालूंगा एक, और समांतर क्रम में जोड़ने पर भी R निकालूंगा, तो कुछ तो नाम अलग अलग होने चाहिए, तो यहाँ पे मैं R डैश रख लेता हूँ नाम। तो R1 + के R2, तो R डैश बराबर हो जाएगा R1 की वैल्यू 4 + R2 की वैल्यू 12, तो R डैश बराबर हो जाएगा 16 ओम, 16 ओम। ठीक है, ये हुआ। और फिर इसके बाद क्या निकलवा रहा है वो हमसे निकलवा रहा है क्या जनाब, धारा निकालो, धारा। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद धारा निकालो। ठीक है, धारा, तो धारा धारा बराबर क्या होगा, I बराबर V/R। तो I बराबर V की वैल्यू 10, R की वैल्यू 16, भाग दूंगा 16 से 10 को तो कितनी बार जाएगा,
पॉइंट 100, 16 छंग 96, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 हो गया 40, 16 दूनी 32, यानी आई बराबर हो जाएगा 0.62 एम्पियर। पहले की वैल्यू निकल के आई। अब समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा, देखो यह है 4 ओम, यह है 12 ओम, R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/R। आपका R डैश नहीं लेंगे, R 2 डैश ले लेंगे आपके, ताकि नाम थोड़ा अलग रहे, पता चले कौन सा किस कार्य है। R1 प्लस के R2, तो 1/R 2 डैश बराबर R1 की वैल्यू 4 प्लस R2 की वैल्यू है शायद 12। शायद यही है, देखता हूँ वैल्यू तो देख लूँ। 4 12, ठीक है। तो 1/R 2 डैश बराबर हो जाएगा 12, कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 प्लस 1। अगर आपने, यानी कि आप एलसीएम लेना नहीं जानते हैं, इनका भिन्नों का जोड़ घटाना, तो एक वीडियो डली हुई है चैनल पे, उसे जाकर देख लेना, भिन्नों का जोड़ व अंतर करके नाम से, वो उससे समझ में आ जाएगा, कुछ कुछ तो समझ में आ जाएगा। तो 1/R 2 डैश बराबर हो जाएगा 4/12, क्योंकि जुड़ के 3 1 4 हो गए ना। अब काटाफिटी मचा दो, 4 1 4, 4 3 12, तो 1/3, और यहाँ पे 1/R 2 डैश, R 2 डैश पलटेगा तो 3 भी पलट जाएगा, यानी कि R 2 डैश बराबर हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। कह रहा धारा ज्ञात करो, तो धारा क्या होगी ना, आई बराबर क्या कर लेते हैं, V/R 2 डैश, शायद उसमें मैंने डैश नहीं लिया, वो भी लिख दूंगा। तो V की वैल्यू कितनी है 10, पीछे 10 थी, और R 2 डैश बराबर आ गया 3, और 3 जब 10 को काटेगा तो 1 पॉइंट नहीं 3, 3 तिया 9 पॉइंट, और 3 तिया 9, 3.3, तो आई बराबर 3.3 एम्पियर, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 17 पेज नंबर में देखो तो सही, मैंने 2 डैश नहीं लिखा क्या यहाँ पे, R डैश लिखो, इसे R डैश, R डैश, ठीक है। इस वाले R की बात कर रहे हैं, इस वाले R की, तो R डैश। न्यूमेरिकल नंबर है 5, ये देखते हैं अब। देखो वही चीज आ गई जो मैं बता रहा था तुमसे, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम के प्रतिरोधों, ये प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें, मतलब कैसे जोड़ें, संयोजन से बताना है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ आरेख भी बताइए, वो बताएंगे बाद में। पहले अधिकतम के लिए मैंने क्या बताया था कि प्रतिरोधों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो, और न्यूनतम के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दो, वो भी पीछे बताया, तो वो ध्यान होना चाहिए आपके। 4 ओम है तो चारों के नाम लिख लो। R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम, R3 बराबर 12 ओम, R4 बराबर 24 ओम, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, चलो जी। तो एक काम करते हैं, पहले अधिकतम के लिए बात करते हैं, पहले नंबर की। क्या लिख रहा हूं मैं, ये क्या बन रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। अधिकतम, ठीक है। तो हमारा क्या है कि अधिकतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना,
अधिकतम के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ो। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या था, R बराबर R1 प्लस के, R2 प्लस के, R3 प्लस के, R4। ध्यान रखना श्रेणी क्रम में। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू 4, R2 की 8, R3 की 12, R4 की 24। R बराबर तो कितना हो जाएगा ऐड होके, 4 8 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 ओम। ठीक, अधिकतम आई है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यही आएगा। न्यूनतम निकालना तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं बात, न्यूनतम प्रतिरोध। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना, समांतर क्रम में। तो यहाँ से क्या वैल्यू बन जाएगी, 1/R बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो 1/R बराबर हो जाएगा, R1 की वैल्यू 4, R2 की है 8, R3 की है 12 और R4 की है 24। ठीक, तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, थोड़ा सा सही करके ले लें इसे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। एलसीएम नहीं लेना आता है तो पीछे जाके मेरी कुछ वीडियो डली हुई हैं, उन्हें देख लेना। ठीक है, भिन्नों का जोड़ व योग इस नाम से कुछ है। तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 24 इकना 24। तो ये टोटल कितना हो जाएगा जोड़ के, ऊपर वाला हो जाएगा 12/24। कटाफिटी मचाओ, 12 इकना 12, 12 दूनी 24। तो आर की वैल्यू आ गई 2 ओम। आर बराबर कितना आ गया, 2 ओम। तो याद रखना ये न्यूनतम है। न्यूनतम कब आया, जब समांतर क्रम में जोड़ा है। ठीक है, कह रहा है इनके डायग्राम बताओ, तो डायग्राम ये रहे। ये तो है श्रेणी क्रम का, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इस तरह से जोड़ेंगे, और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, समांतर क्रम के लिए ये है। पांच नहीं 6 नंबर देखो, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में कुल धारा तथा एवं बिंदुओं के बीच विभवांतर। विभवांतर तो बहुत आराम से निकल जाएगा। तुल्य प्रतिरोध परिपथ में कुल धारा निकाल लेते हैं बस। ठीक है, ये निकालते हैं जनाब हम। यहां से देखो जी जनाब, देखो विभवांतर दिया हुआ है 2 वोल्ट, ये V2B। तो विभवांतर दिया हुआ है 2 वोल्ट। ठीक है, ओके, ये तो हमें दे दिया। और कुछ वैल्यूएट कर लेते हैं। देखो ये जो प्रतिरोध है दोनों के दोनों, ये प्रतिरोध ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। और जब इन दोनों प्रतिरोधों से एक प्रतिरोध बनकर तैयार होगा, और वो प्रतिरोध कहाँ हो जाएगा, फिर बीच में। जब वो बीच में आ जाएगा तो ये वाला प्रतिरोध 4 ओम और बीच का, फिर हो जाएंगे ये समांतर क्रम में, फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे इन दोनों को हम। ठीक है, इस तरह से हमें करना है ये। तो इन्हें वैल्यूएट कर लेते हैं, जरा हम नाम रख लेते हैं। क्या क्या नाम रख लें इनके, चुन्नू बुन्नू नहीं, इसका नाम रखो R1, इसका नाम रखो R2 और इसका नाम रखो R3। ठीक है,
तो अब हम क्या कहें, यहाँ से कह रहा है पहले में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम कहेंगे पहले R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ना। R1 व R2 को श्रेणी क्रम में, ये R2 है इस तरह से बना हुआ, डेंडारू मेंडारू जो भी है, ये एमपी के इफेक्ट हैं, ये वायरस, एमपी वाले वायरस आफत मचा दी इन वायरसों ने। तो कैसे जोड़ेंगे, आर डैश पहले श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं ना, तो श्रेणी क्रम के लिए आर डैश फाइनल नहीं निकाल लेना अभी यार हम प्रतिरोध। तो R1 प्लस R2, ये 2 कैसा बनता है, R2। तो आर डैश बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2 + 2 बराबर 4 ओम। ठीक है, ये आएगा 4 ओम, आर डैश बराबर 4 ओम। क्या गिर गया, मेरा ही फोन गिर गया है। ये हुआ, फिर इसके बाद अब ये आर डैश आएगा यहाँ पे बीच में। तो आर डैश और R3 को, आर डैश व R3 को कैसा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ो समांतर क्रम में, तो ये हो जाएगा कैसे, 1/R, 1/R डैश प्लस के 1/R3, 1/R बराबर 1/R डैश की वैल्यू 4 और R3 की वैल्यू 4। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आगे कर लेते हैं। 1/R बराबर 1/4, 1/4 हो जाएगा 2/4, काटाफिटी में चालो, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो R बराबर हो जाएगा 2 ओम, क्योंकि R पलटेगा तो ये 2 भी पलट जाएगा, R बराबर 2 ओम। ठीक है, तो वो कह रहे थे ना, ये सवाल क्या था, ये तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा हमारा 2 ओम। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया, वो पहले का आंसर हो गया है 2 ओम, 2 ओम। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या कह रहा है हमारे सामने, ये परिपथ में कुल धारा आई ज्ञात करनी है हमें। परिपथ में कुल धारा आई, पेन चेंज करो, आई तो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आई ज्ञात करना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V की वैल्यू है कितनी, V था हमारा 2 वोल्ट, देखो सही करके, ये रहा 2 वोल्ट, V 2 वोल्ट। ठीक है, और R निकल के कितना आया हमारा 2 ओम। फाइनल का लेंगे ना R तो हम, क्या बना दिया ये, 2 काटो, 2 ही कना 2, यानी कि 1 एम्पियर, धारा कितनी आ गई, 1 एम्पियर। दूसरे का आंसर आ गया, और तीसरे का आंसर तो क्वेश्चन से ही कर लेंगे हम, याद रखना। यहाँ कहाँ गया वो क्वेश्चन, एरिया, ए व वी बिंदुओं के बीच विभवांतर याद करना, इन बिंदुओं के बीच विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक है, तो देखो ये वाला जो प्रतिरोध है, ये 4 ओम, ये वाला प्रतिरोध, और ये जो बैटरी लगी है, ये वाला जो सेल लगा है, ये बिल्कुल सेम है, समांतर क्रम में है। और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बने तो ध्यान रखना विभवांतर वही होगा, बिना निकाले वही होगा। तो अगर ये 4 ओम है, ये वाला प्रतिरोध 4 ओम है, तो इसके सामने ये 2 वोल्ट है विभवांतर, तो तीसरे का विभवांतर भी 2 वोल्ट होगा, ध्यान रखना 2 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर 24, यानी कि 7 नंबर, 7 नंबर। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं।
करते हैं बड़े बड़ों को भी। देखो जी जनाब, इस वाले का नाम रख लेते हैं R1, इस वाले का नाम रख लेते हैं R2, और इसका नाम रख लेते हैं R3, और इसका नाम रख लेते हैं R4। ठीक है, यहाँ 20 वोल्ट है, ये विभवांतर 20 वोल्ट। और याद रखना यहाँ पे एक आंतरिक प्रतिरोध भी है जो कि इसमें दिया हुआ, निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। तो यहाँ पे 1 ओम और है R, स्मॉल R, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R से, छोटे R से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि 1 ओम। ठीक है, और विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट है? 1 वोल्ट। ठीक है, वो भी कर देंगे। परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध बताओ क्या होगा? परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध बताओ क्या होगा? ठीक है, बताते हैं। देखो, पहला सवाल, R1 व R2 को, R1 व R2 कैसे क्रम में जोड़ने चाहिए हमें? श्रेणी क्रम में। R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये हमारा फाइनल R तो निकलेगा नहीं, तो R डैश नाम ले लेते हैं इसका। R बराबर हो जाएगा R1 प्लस के R2। वैल्यूएट कर दो इनको, तो R1 की वैल्यू है 4, R2 की वैल्यू है 2। 4 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 6 ओम। तो R डैश बराबर हो गया 6 ओम। ठीक है, अब देखो, इन दोनों प्रतिरोधों से मिलकर एक प्रतिरोध बन गया ये बीच में। अब वो बीच वाले का नाम है R डैश, ये R डैश ही तो आया निकल के बीच का, 6 ओम यानी कि। अब R डैश और R3 कैसे क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। R डैश व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, R डैश व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो अभी भी फाइनल R नहीं निकल लिया, तो R2 डैश नाम ले देंगे इसका, समांतर क्रम है ना। 1/R2 डैश बराबर 1/R डैश प्लस के 1/R3। 1/R2 डैश बराबर 1/R डैश की वैल्यू है शायद 6, शायद 6 आई थी, 6 आई थी, और ये भी 6 है, दोनों 6 6 हैं। 6 प्लस 1/6, तो 1/R2 डैश बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इनका, कितना हो जाएगा एलसीएम? 6, 1 प्लस 1 यानी कि 2/6। तो 2 ही करना 2, और 2 तिया 6। R2 डैश बराबर हो जाएगा 6 ओम। अब यहाँ से एक चीज देखनी है मैं, कि देखो, अब इन दोनों का भी मिलकर 1 ओम बन गया, एक प्रतिरोध ये बीच में, ये सीधी ऐसा बन गई अब लाइन इस तरह से कुछ। अभी बताता हूँ, 1 मिनट। इस तरह से भी बताता हूँ, देखो ऐसे, ऐसा एक प्रतिरोध बन गया आपकी, ये पूरी भिड़ गई। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना अब यहाँ पे, अभी एक प्रतिरोध बन गया ये वाला, और फिर सीधी लाइन चलती रही चलती रही, इस तरह से आ गई है, चलती रही, फिर आगे R4 आ गया प्रतिरोध ये वाला, फिर उसके आगे 20 वोल्ट आएगा, यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध लग रहा है 1 ओम का, और तीनों के तीनों एक लाइन में जा रहे हैं, एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि फिर कैसे क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। वो तो ठीक है, जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, लेकिन एक खास बात यह है कि ये A है, यहाँ पे, यहाँ पे ये A है, ये B है। A से B के बीच प्रतिरोध कितना आया हमारा?
वो आया हमारा 6 ओम। इस चीज को भी ध्यान रखना हमें, अगर सवाल में यूज हो रहा है ये। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या, ये आया था हमारा R2 ये वाला, R2, R4 और छोटा वाला आर यानी कि स्मॉल आर। इन्हें कैसे क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो लिखेंगे अब हम R2, R4 व स्मॉल आर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो ये आपका फाइनल आर निकाल लेते हैं। आर बराबर हो जाएगा R2 प्लस R4 प्लस स्मॉल आर। तो आर की वैल्यू, R2 की वैल्यू 6 ओम, R4 की वैल्यू, R4 की वैल्यू है ये रही 6 ओम। R4 की भी 6 ओम, नहीं 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 नहीं, कुछ तो मुझसे गड़बड़ हो गया भाई, रुकना ये, हाँ हमने यही गड़बड़ कर दी यहाँ पे ही। देखो 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 देखो, कोई नहीं, सही कर लेते हैं, इंसान ही हैं हम भी। यहाँ पे ये 6 नहीं आएगी, ये वाली ये 6 वैल्यू नहीं आएगी ये। यहाँ पे कितनी आएगी, 3, 3 है ना यहाँ पे ये वाला 3। तो यहाँ पे 3 ओम आएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको भी ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब देखो यहाँ से आप लोग, R2 की वैल्यू 3 ओम, R4 की कितनी दे रखी है, 6, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, आंतरिक प्रतिरोध की 1। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 ओम। आर बराबर हो गया 10 ओम। ठीक है, ए से बी के बीच कितना है प्रतिरोध, 3 ओम, ए से बी के बीच। और फाइनल तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आएगा, 10 ओम। फिर दूसरा सवाल क्या है इसी के अंदर, दूसरा सवाल, परिपथ की धारा, परिपथ की धारा आई निकालनी है हमें, आई, परिपथ की धारा आई निकालते हैं हम। देखो कैसे निकलती आई। ठीक है, तो आई के लिए क्या फॉर्मूला बना लेंगे हम, आई बराबर V अपॉन आर, और V दिया हुआ है हमारे पास, V कितना दे रखा था उसने सवाल में, ये 20 वोल्ट, V दे रखा था 20 वोल्ट। और आर अभी हमने अभी निकाला 10 आया था ये निकल के। अब यहाँ से काट लो, 10 दूनी 20, तो कितना आएगा ये, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी वैल्यू और थी, तीसरी वैल्यू क्या निकलवा रहा है, ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर बता दो, विभवांतर, ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले याद रखना प्रतिरोध कितना था, 3 ओम। ठीक है, प्रतिरोध था हमारा R2 बराबर 3 ओम। विभवांतर हमें निकालना है, कुछ और नाम ले लेते हैं इसका, क्योंकि एक विभवांतर V पहले से लिख रखा हमने, इसका थोड़ा अलग नाम लेते हैं, V' ले लेते हैं इसका नाम है। ठीक है, और धारा कितनी है हमारे पास, 2 एम्पियर की, निकल के आ गई वो तो पहले ही। तो बस अब यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, विभवांतर, V' बराबर हो जाएगा I R2। फार्मूला बना लिया हमने ये डैश लगा के इस तरह से, हालांकि V बराबर IR होता ही है, वो तो हमें पता ही है। तो V' बराबर हो जाएगा, I की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 3, तो V' बराबर हो जाएगा हमारा 6 ओम, नहीं 6 वोल्ट, क्या ओम पोम गा रहा हूँ पता नहीं।
6 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर हो गया। विद्युत शक्ति, अब थोड़ा सा शांति पड़ेगी। कुछ आया है ये, देखो ये वैसे मैंने समझा ही दिया तुम्हें पीछे ये, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। उपभुक्त होने की दर को, प्रतीक क्या है शक्ति का, पी। ठीक है, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि P बराबर वी आई। वी क्या है, विभवांतर, आई क्या है, धारा। ठीक है, यानी कि P बराबर वी आई। ठीक, और V की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी, चूंकि V बराबर बताया था मैंने आई आर, तो P बराबर हो जाएगा आई P बराबर वी आई, तो दे ही रखा। ठीक है, P बराबर आई आर, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। V की वैल्यू अगर हम आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर हम कुछ रखना चाहें अभी और थोड़ा सा, तो देखो V अपॉन आर बराबर होता है आई। अब इस वैल्यू को इसके अंदर फिट कर दो, यानी कि P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर की जगह V अपॉन आर रख दो, तो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये वाला आर। अब काटाफिटी मचाओ, आर से आर कट गया, तो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। एक ये भी है। SI मात्रक क्या है, वाट। ध्यान रखना इस चीज को भी, ये भी ध्यान रखना है। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। ऊर्जा यानी कि H। ऊर्जा ये भी कह दो, ऊष्मा ऊर्जा भी कह सकते हैं हम। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊर्जा या ऊष्मा। और ये मैंने तुम्हें सिद्ध कराई दिया था पीछे कि H बराबर यानी कि ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, पावर इनटू टाइम। ठीक है, ऐसे यहाँ पे। और P की वैल्यू कितनी थी, P बराबर वी आई, तो बस P की जगह हमने वी आई रख दिया यहाँ पे, तो ये वी आई टी हो गया। ठीक है, और V बराबर कितना था, आई आर, तो V की जगह आई आर रख दिया, तो फिर ये हो गया आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, फिर इसके बाद नियम की बात नहीं कर रहे अब हम, आगे देखते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 250 वाट लिखा है। इसे 250 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। गणना कर दो, गणना धारा की। ठीक है, देखो P बराबर कितना, पहले P से नहीं वोल्ट से लिख लेते हैं लो। V बराबर 250 वोल्ट, और वाट कितना है, P यानी कि 250, वाट भी 250 है। W से वाट कर दिया मैंने सीधा। ठीक है, W से वाट हो गया ये, चलो पूरा ही लिख दूं। 250 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करो, यानी कि आई की गणना करवा रहा है हमसे। और P बराबर होता है बी आई, बस यहीं से निकाल लो क्या, आई, तो आई बराबर हो जाएगा P अपॉन V। और P की वैल्यू है 250, V की वैल्यू भी है 250, 250 का ना 250, तो आई बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। आई की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई। तो होने वाली धारा की गणना करो, कह रहा है इसके प्रतिरोध और बताना है, प्रतिरोध आर, आर और बताना है इसमें हमें जनाब। तो V अपॉन आई बराबर हो जाएगा आर, V अपॉन V बराबर आई आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी है, 250,
और आई आया 1 एम्पियर। 250 और आई आया है 1 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा? ये पॉइंट नहीं कर जाएगा, पॉइंट मान के चलो इसमें, ये एक है ये पूरा, तो ये 250 हो जाएगा, 250 ओम। ठीक है। फिर इसके बाद 9 नंबर देखो क्या कहता है। एक विद्युत परिपथ में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है। विद्युत परिपथ में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है। 240 वोल्ट के विभवांतर पर कार्य करने वाले कितने 60 वाट के बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं? देखो जरा यहाँ से वैल्यू लिख लो पहले, सिंपल। आई की वैल्यू यानी कि धारा 10 एम्पियर, फ्यूज लगा इतने एम्पियर का, ठीक है। 240 वोल्ट के विभवांतर पर कार्य करने वाले कितने 60 वाट के बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं? वोल्ट है 240, ठीक है। 60 वाट के बल्बों की संख्या निकालनी, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कितने बल्ब, 60 वाट के बल्बों की संख्या। साठ वाट के बल्बों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालें अभी 60 वाट के बल्बों की संख्या? पहले पावर तो निकाल लो, टोटल पावर कितनी बनी, सामर्थ्य P बराबर वी आई, और V की वैल्यू कितनी है 240, I की वैल्यू 10, तो टोटल कितने वाट निकल के आ गए आपके ये 2400 वाट, ठीक है। 2400 वाट निकल के आ गई। अब निकाल लेंगे संख्या आराम से हम अगले पेज से। 60 वाट के, ये वाट है, 60 वाट के बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या, ये ऐसे ही लिखाई हमारी, कमी निकालने की कोशिश ना की जाए। तो कुल वाट, भाई वो तो बल्बों की संख्या निकालने है, तो कुल वाट है कितने 2400, और एक वाट कितने वाट के निकालने हम 60 वाट के, तो एक 60 वाट का जो बल्ब है उससे भाग दे दो, 60 वाट का एक बल्ब, ऐसे लिख लेते हैं 60 वाट का बल्ब, ठीक है। 60 वाट का बल्ब, तो कुल वाट कितने थे हमारे पास 2400, एक बल्ब के वाट कितना है 60, तो बल्बों की संख्या निकल के जाएगी, जीरो से जीरो गया, 6 चौक 24, 4 बार, और ये वाला जीरो, तो ये होगी 40 बल्ब, ठीक है। कह रहा है 10 नंबर में किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है, इसके द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया गया, बताइए कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है। पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि 1 यूनिट बराबर पता है कितना होता है? एक यूनिट बराबर होता है 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। 1 यूनिट बराबर याद रखना। 7.5 किलोवाट है सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब P, 7.5 किलोवाट। तो याद रखना अगर सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है तो प्रति घंटा है 7.5 किलोवाट प्रति घंटा। अब हम लिखेंगे क्या, देखो कितने कितने दिन की, पहले तो कह रहा है सामर्थ्य 7.5 किलोवाट, इसके द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन, एक दिन में कितना घंटा 8 घंटे, और 15 दिन कार्य किया, दिन कितने हैं 15, तो ऊर्जा बता दो कितनी व्यय हो गई, वो बता ही देंगे।
लेकिन 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 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो जरा बॉस, अभी हमने तुम्हें जो है पीछे बताया था फार्मूला, क्या फार्मूला हमने ये बताया था, ऊर्जा बराबर क्या था, ऊर्जा बराबर था शक्ति गुणा समय, था यही। ठीक है, तो मुझे तुम ये बताओ, इस फार्मूले से बात बन जाएगी सब कुछ। 1 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा कितनी आई, वही 1 घंटे में खर्च ऊर्जा या व्यय ऊर्जा, व्यय, ये यह है, यह बना हुआ ये व्यय ऊर्जा, 1 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा कितनी आई है, आई नहीं है, इतनी दे रखी, 7.5 किलोवाट घंटा। ठीक है, अगर 1 घंटे में इतनी ऊर्जा व्यय हो रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज 8 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो फिर आराम से बता दोगे भाई। 8 घंटे में व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई कर दो 7.5 की, किलो वाट घंटा, तो कितनी जाएगी, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, यानी कि 60 किलोवाट घंटा। 8 घंटे में 60 किलोवाट घंटा आ रही है। ठीक है, 60 किलोवाट यानी कि, तो फिर अगर 8 घंटे में इस हिसाब से आ रही है, तो फिर मुझे ये बताओ 15 दिन में कितनी आएगी भैया। 1 दिन में कितने घंटे, 8 घंटे, तो 15 दिन में 60 से भाग कर दो, वो भाग नहीं 60 से गुणा, तो ये हो जाएगी 15 दिन में व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 15 × 60, तो 15 × 6 = 90, यानी कि 900, ये हो जाएगी 900 किलोवाट घंटा इस प्रकार से। ठीक है, और मैंने बताया था किलोवाट घंटा क्या है, यूनिट, तो हम सिंपल यूनिट लिख देंगे यहाँ पे, 900 यूनिट। ठीक है, आंसर हुआ, आगे बात करेंगे 11 नंबर पे। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 250 वाट लिखा है, यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा हो, तो विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के मेंस में 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 5 दिन में कितना व्यय होगा। ठीक है, ये बताओ वोल्ट कितना है, 220, वाट कितना है, 250, विद्युत ऊर्जा का मूल्य कितने रुपए, 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा है, ध्यान रखना इस चीज को, 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा करना पड़ेगा, तब जाके 3 रुपए से मल्टीप्लाई करना उसकी, पहले ही कर दो, पता चला बाट बाट भी कर दिया, तो नंबर भी बाट बाट के देगा फिर बोर्ड में। विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के मेंस में 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 5 दिन में कितना दिया होगा। ठीक है, फार्मूला क्या था, ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा समय। ठीक है, ये होता है, तो ये बताओ ऊर्जा कितनी हुई 15 दिन में, 5 दिन में कितना दिया होगा। ठीक है, वो तो निकाल देंगे, लेकिन 5 दिन की ऊर्जा तो निकाल लो पहले।
तो शक्ति कितनी है हमारे पास? 250। समय कितना लगा? समय बहुत जरूरी है। उस समय के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, 5 दिन का निकालना है, ठीक है। और एक दिन में कितने घंटे जल रहा है? 10 घंटे, ठीक है। कितना हो गया ये हो गया हमारा कितना जी? 250 पंजे, 25 पंजे 125, जीरो और ये वाला जीरो, 12,500। और क्या आएगा? किलो वाट घंटा, नहीं बाट, बाट घंटा आ जाएगा, बाट, बाट आवर, बाट आवर, ठीक है। लेकिन वो कह रहा किलो वाट घंटा है, किलो वाट घंटा। किलो वाट बनाने के लिए वाट का, किलो वाट बनाने के लिए 1000 से भाग दो इसे। 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12.5 किलो वाट आवर, ठीक है। इतना हो गया। फिर क्या कह रहा है? 12.5 आई है ना, ऊर्जा कितनी आ गई? 12.5 किलो वाट आवर, ये आ गई। वो कह रहा है 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा के हिसाब से, और बता दो भाई ऊर्जा टोटल इतनी आ गई। 3 रुपए से भाग कर दो इसकी, तो पैसे आ जाएंगे टोटल कितने आए थे। तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15, यानी कि 37.5 रुपए, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। और कोई मिस्टेक हुई है तो वो बता देना कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, वीडियो को अपने रिलेटिव में शेयर कर देना, ठीक है। और बस, कोई मिस्टेक को कमेंट सेक्शन में बता देना है। थैंक यू सो मच आप सभी का।